नमस्कार, मैं रविश कुमार। बेशरम रंग की दीपिका ने गौरव के क्षण की घोषणा कर दी। ऑस्कर में तेलुगु फिल्म आरआर का एक गाना पुरस्कृत हुआ है, नाटू नाटू। सीबीआई और ईडी को इससे सबक सीखने की ज़रूरत है और ओरिजिनल होने की बहुत ज़रूरत है। इन दोनों पर आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये दोनों एजेंसियां विपक्ष के दफ्तरों में, उनके रिश्तेदारों के घरों में नाटू नाटू करती रहती हैं। इसलिए दोनों एजेंसियों के प्रमुखों को इसका गाना सुनना चाहिए और अपने दम पर काम करके दिखाना चाहिए। कभी कभी मेघालय, कभी कभी कर्नाटका, मध्य प्रदेश और अदानी समूह के दफ्तरों में भी चले जाना चाहिए, ताकि लगे कि हमारी जांच एजेंसियां भी ओरिजिनल है, नाटू नाटू की तरह। मौलिकता के लिए इस गाने को इनाम मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस गाने को मौलिकता के लिए, ओरिजिनल होने के लिए बेस्ट गाने का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। सीबीआई और ईडी को अब समझने की ज़रूरत है कि किसी दूसरे के इशारे पर नाचो नाचो अब बंद कर देना चाहिए और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए सबसे पहला काम है कि सूत्रों के हवाले से की जा रही रिपोर्टिंग पर लगाम लगानी चाहिए। इस पर उनका बस नहीं है, लेकिन जब भी सूत्रों के हवाले से कोई दावे किए जा रहे हैं तब ईडी और सीबीआई को आगे आकर सही तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। और जब इतना बड़ा छापा पड़ रहा है तो कम से कम प्रेस रिलीज जारी कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, ताकि हमारे आपके पास जवाबदेही की वो आवाज़ सुरक्षित रहे जिसमें ये दावा किया गया है, और अदालतों में हम उसकी जांच कर सकें कि जो दावा किया गया है उसे साबित करने के लिए किस तरह के सबूत जमा किए गए हैं। अब एक सूत्र है, एक पत्रकार का एक सूत्र से संपर्क हो सकता है, लेकिन ये कैसा सूत्र है जिससे सारे पत्रकारों के संपर्क हैं और सारे चैनलों पर करीब करीब एक जैसी खबरें चलती हैं सूत्रों के हवाले से और सारी डिटेल के साथ चलती है। जबकि ईडी या सीबीआई कई बार पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है, बताती भी नहीं है कि क्या मिला है, नहीं मिला है। इसलिए इनकी जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। सूत्र जो संपादक बने हुए हैं उनसे सावधान रहने का वक्त आया है। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटियों के यहाँ छापे पड़े, 24 ठिकानों पर छापे पड़े। तेजस्वी यादव और उनकी गर्भवती पत्नी के यहाँ भी छापा पड़ा। यह खबर सार्वजनिक थी क्योंकि इनके घरों के बाहर कैमरे लगे थे। तब कोई तुक ही नहीं बनता कि छापे में क्या मिला इसकी सूचना सूत्रों के हवाले से दी जाए या ट्वीट में 2-4 लाइन लिखकर दी जाए। ऐसा लगता है कि कोई खास तरह से कवरेज करवाना चाहता है। इनके पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए सामने नहीं आना चाहते हैं। तो समय आ गया है कि ऐसे छापों के वक्त सभी जानकारी रखने वाले सूत्र महोदय को सामने लाया जाए और उन्हें मीडिया और देश की जनता के सामने हाजिर किया जाए। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्विटर हैंडल से जांच एजेंसियों के दावों को, मीडिया की रिपोर्ट में किए गए दावों को रिजेक्ट कर रहा है, चुनौती दे रहा है, उसके बाद भी अगर ये जांच एजेंसियां सामने आकर सही तथ्य नहीं रखती हैं या उन तथ्यों की पुष्टि नहीं करती हैं तो ये बहुत दुखद है। क्या कर सकते हैं? जिस घटना का इतना मीडिया कवरेज हुआ है या करवाया गया है कि छापे के समय ये मिल गया, वो मिल गया, वो कितना सही है हम सबको जानने का हक है। अदालतों में ये मामला बहुत लंबा चलता है, कई साल लग जाते हैं। जिस मामले में छापे पड़े हैं वो मामला खुद 2017 में प्रकाश में आया था और अभी तक छापे वगैरह वगैरह में ही सारी बातें और खबरों में ही सारी बातें घूम रही हैं। 11 मार्च की शाम ईडी ने ट्वीट किया कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के संदर्भ में 24 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। 1 करोड़ की राशि मिली है, $1900 की विदेशी मुद्रा मिली है, 540 ग्राम सोने का सिक्का मिला है और 1.5 किलो के जेवर मिले हैं। और इन छापों से अवैध तरीके से कमाई गई करीब 600 करोड़ की संपत्ति का अब तक पता चला है। ईडी के इस ट्वीट में बहुत कम जानकारी है। मतलब इस ट्वीट से पता नहीं चलता कि 24 ठिकानों पर छापे पड़े हैं तो 1 करोड़ कैश कहां से मिला, कितना कितना मिला, किस बेटी के घर से कितना मिला और इसका संबंध जमीन के बदले नौकरी घोटाले से कैसे है। 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी मिली है, जेवर मिले हैं। 3 बेटियों और एक गर्भवती बहू के यहाँ छापा पड़ा है। तो ये ज्वेलरी, ये जो जेवरात हैं, क्या बहुत ज़्यादा हैं? और ये किसके हैं, किसके कितने हैं? सरकार वैसे हिंदी प्रेम में डूबे होने का दावा करती है, हिंदी खूब बोलती है, लेकिन ईडी ने अपनी ये जानकारी अंग्रेजी में ट्वीट कर दी। ये हिंदी में भी सूचना दी जा सकती थी ताकि अनुवाद में किसी से कोई गलती ना हो। इस बार राजद और तेजस्वी यादव ने ईडी को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है कि जो दावे किए जा रहे हैं
उससे संबंधित जो भी पंचनामा बना है उसे सार्वजनिक कीजिए। कहीं भी छापा पड़ता है तो जिन चीजों को बरामद करने का दावा किया जाता है उनकी एक सूची बनती है और दोनों पक्ष उस पर दस्तखत करते हैं कि आप हमारे घर से ये चीजें लेकर जा रहे हैं। इसे पंचनामा कहते हैं। अब जब इतनी बातें हो रही हैं मीडिया में तो वो पंचनामा क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है, या फिर जो ये सूत्र है उसे क्यों नहीं गुप्त रखा जाता है, ताकि वो सारी बातें मीडिया को ना बताता फिरे। पता तो चले कि ये सूत्र बैठता कहाँ है, ईडी के भीतर बैठता है या किसी और कार्यालय में बैठता है या किसी और के साथ चलता है। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार अभिषेक ने ट्वीट कर दिया कि इससे ज्यादा पैसा तो भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के घर चोरी करने वाले चोर के पास बरामद हुआ। चोर ने कबूला कि बरामद बैग में पड़ा 1 करोड़ 14 लाख नगद, $600 सोने के आभूषण गिरिराज सिंह के घर से उसने चोरी की, जबकि गिरिराज सिंह ने मात्र 50,000 रुपए चोरी की शिकायत दर्ज कराई। इस ट्वीट को तेजस्वी यादव ने रीट्वीट कर दिया है। कर्नाटका में भी एक बीजेपी के विधायक के बेटे के घर से नोटों के बंडल बरामद हुए। अखबारों में यह तस्वीर छपी। कम से कम पार्टी के नेता ही बेटे जी के घर चले जाते, छापे मारते और जो भी नोट है ले आते, पार्टी फंड में जमा कर देते। इस पैसे से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही कुछ पैसा दे देती, आर्थिक मदद दे देती। बहुत सारे गरीब कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में। लालू यादव की एक बेटी और दामाद सिंगापुर में रहते हैं, तो उस हिसाब से $1900 का मिलना क्या ये बहुत बड़ी राशि है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी या सीबीआई के अधिकारी सामने होंगे और इन तथ्यों पर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आएगा। क्यों ये इतनी बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ी राशि है $1900 का मिलना? और इसका किस तरह से जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित है? क्या लोग डॉलर में पैसा दे रहे थे, या जो पैसा कथित तौर पर देने का दावा किया जा रहा है उसे डॉलर में बदला जा रहा था? तो कहां से बदला जा रहा था? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब दिए जाने चाहिए। इसके बारे में भी कहीं कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। ईडी के ट्वीट को समाचार एजेंसी ANI ट्वीट करती है और उसके ट्वीट को तेजस्वी यादव रीट्वीट करते हैं। लिखते हैं कि भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने अथवा खबर प्लांट करवाने के बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे सीजर लिस्ट की सूची ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी? सोच लो। ये तेजस्वी लिख रहे हैं आगे कि याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीने पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपा ही अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। राजद ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि बीजेपी वाले अपने कथित फर्जी सूत्रों से सीजर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद अब पंचनामा सार्वजनिक कर देना चाहिए। वैसे ईडी के प्रमुख को सेवा विस्तार मिला है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में कोर्ट के मित्र ने कहा है कि गैर कानूनी रूप से सेवा विस्तार दिया गया है। अब बहुत जरूरी है कि इस मामले का फैसला जल्दी आ जाए, ताकि हम सब जान सकें कि कोर्ट मित्र ने कोर्ट को जो बताया है वो कितना सही है, ताकि हमारे संदेहों को मजबूती मिले कि जो व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठा है क्या वो गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार लेकर बैठा है, और अगर वो खुद अपने मामले में गैर कानूनी तरीके अपना रहा है या उसे गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, तो हम और आप क्यों उम्मीद करें कि इस ईडी ने जो विपक्ष के यहां छापों का दौर शुरू किया है वो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर है, उसमें राजनीति नहीं है। ये सारी हेडलाइन 2017 के साल की हैं। उस समय की खबरों में दावे किए गए कि हजारों करोड़ का घपला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जनता के दिमाग में यह बात ठेल दी गई और उसे तब जोर जोर से नहीं बताया गया जब 2021 में सीबीआई ने यही केस बंद भी कर दिया, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के लिए साक्ष्य काफी नहीं थे। लेकिन खबरें चलाई गईं कि लालू प्रसाद यादव को दक्षिण दिल्ली में घूस के तौर पर डीएलएफ से एक प्रॉपर्टी दी गई है, क्योंकि उनको बांद्रा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रोजेक्ट चाहिए थे। इल्जाम था कि 30 करोड़ की जमीन को डीएलएफ ने 5 करोड़ में शेल कंपनी के माध्यम से खरीदा। फिर उस कंपनी को कथित तौर पर तेजस्वी और अन्य रिश्तेदारों ने 4 लाख में खरीदकर बंगला और अन्य संपत्ति अपने नाम करवा ली। जाहिर है ये सभी साधारण आरोप नहीं थे। अगर यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही जाती, सवाल जवाब होते, तो हम और आप कुछ समय बाद पूछ सकते थे कि तब तो आपने ये कहा था। आपने तो सबूत और कागज
मिल जाने के दावे किए थे। अब आप एफआईआर में कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सबूत नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इन खबरों से किसका मकसद पूरा हो रहा है। दांव पर लगाई जा रही हैं ये संस्थाएं जो भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए बनाई गई, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के नेताओं के यहाँ आरोप लगने के बाद भी इनकी तरफ से कोई दस्तक देने तक नहीं जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ईडी से ही जुड़े रहे, इस्तीफा देते हैं, यूपी में चुनाव लड़ते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। क्या इसे राजनीतिक तौर पर जोड़कर ना देखा जाए? बहरहाल आप मई 2021 की खबरों को देखिए। इन खबरों में बताया जाता है कि इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव को क्लीन चिट दे दी है, कोई केस ही नहीं बना। जनवरी 2019 में ही एक दिल्ली कोर्ट ने तेजस्वी, लालू, राबड़ी को बेल दे दी, लेकिन जब राजद और जदयू एक साथ आए तब उसके 2 महीने बाद ही सीबीआई ने अपने स्पेशल कोर्ट से मांग की कि तेजस्वी की जमानत रद्द कर दी जाए। कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में वो अर्जी खारिज कर दी। फिर दिसंबर 2022 में खबरें मिलती हैं कि लालू के खिलाफ सीबीआई पुराना केस वापस खोल रही है। नोट कीजिए कि जब लालू रेल मंत्री बने थे तब तेजस्वी 14 साल के थे। अब आप एक बात बताइए कि जब सीबीआई ने क्लीन चिट दी तब क्या मीडिया ने उस तरह से ढिंडोरा पीटा जिस तरह से छापों के वक्त जोर शोर से बताया गया कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ से मॉल के दस्तावेज मिले हैं, हजारों करोड़ रुपए मिले हैं? क्या आपको इस तरह की पुख्ता जानकारी दी गई? पिछले 24 अगस्त को सीबीआई ने गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन बन रहे मॉल पर छापे मारे। इसे तेजस्वी यादव की संपत्ति के रूप में पेश किया गया। जिस दिन गुरुग्राम मॉल पर छापे पड़े उसी दिन बिहार में अन्य जगहों पर भी छापे पड़े। 24 अगस्त को ही विधानसभा में नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था, जिसमें भाजपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए थे। तेजस्वी शुरू से ही मॉल से अपने संबंध को नकारते रहे। 2 दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया कि व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि सीबीआई का दावा जो था वो गलत है। कंपनी ने कहा कि निजी स्वार्थों के चलते कंपनी की साख खराब हो रही है। तेजस्वी अब कहते हैं कि जब माल भाजपाई का निकला तो सब चुप हो गए। क्या ये बात सही है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? यह तो और भी गंभीर आरोप है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होती तो ये सारे सवाल पूछे जाते, और हुई भी होगी तो इनकी रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं की गई होगी ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते। तो पिछले साल 25 अगस्त तेजस्वी यादव कई ट्वीट करते हैं इसी को लेकर, और मैं पढ़ता हूं। 25 अगस्त 2022 को तेजस्वी ट्वीट करते हैं कि जिस कंपनी, मॉल और उसके शेयर्स को गोदी मीडिया के सूत्र मेरा बता रहे हैं वो कंपनी 2021 में बनी। उसके 2 डायरेक्टर हैं जो हरियाणा के हैं। 2 लोगों के पास कंपनी के सारे शेयर हैं। दलाल, बिकाऊ और गंदे सूत्रों के अवलोकनार्थ सारे डॉक्यूमेंट सामने रख रहा हूं। कुछ शर्म बची हो तो खुद को धिक्कार भेजना। 25 अगस्त 2022 को वे ट्वीट करते हैं कि गुरुग्राम के जिस मॉल को गोदी मीडिया के बेगैरत पत्रकार कथित सूत्रों के हवाले से मेरा बता रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि हरियाणा सीएम के साथ साथ बीजेपी के एमपी और गुरुग्राम की बीजेपी की मेयर ने भी उस कंपनी का अनुमोदन किया है। हर प्रोजेक्ट में ये लोग उपस्थित रहते हैं। सीबीआई से इनकी जांच कराओ। 25 अगस्त 2022 को तेजस्वी एक और ट्वीट करते हैं कि गोदी मीडिया अपने आकाओं के आदेश पर गुरुग्राम की व्हाइटलैंड कंपनी के जिस मॉल को मेरा बता रही है उसका उद्घाटन व बखान हरियाणा के बीजेपी एमपी एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। कंपनी के प्रमुख शेयर होल्डर नवदीप और डायरेक्टर्स के सीएम खट्टर के साथ मधुर संबंध हैं। अब करो उनकी सीबीआई जांच। 2 दिन बाद 27 अगस्त 2022 को तेजस्वी ट्वीट करते हैं कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के जिस मॉल को सीबीआई और गोदी मीडिया मेरा बता रहे थे उनकी पोल खुलने के बाद जब उस मॉल में हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी सांसद, नेताओं की संलिप्तता सामने आई, तब जाकर व्हाइटलैंड कंपनी कह रही है कि तेजस्वी का इस कंपनी और मॉल से कोई संबंध नहीं था, ना है। तो राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के नेता इस तरह के कई उदाहरण देकर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी, सीबीआई केवल विपक्षी राज्यों में छापे मारती है और सूत्रों के हवाले से बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते हैं। भाजपा सरकारों के कई मामले सामने आए मगर वहां ईडी या सीबीआई हाथ डालने से संकोच करती है। अब अदानी समूह को ही लीजिए, कितने गंभीर आरोप लगे। मॉरिशस में शेल कंपनियों के जरिए निवेश करने के आरोप लगाए।
क्या ईडी के प्रमुख साहब जहाज पकड़कर मॉरिशस गए? क्या उनकी टीम मॉरिशस गई पता लगाने के लिए? क्या आप ये सब जानते हैं? पिछले साल तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि भाजपा की कुछ पीआर कंपनियां जिन्होंने चैनल, पोर्टल और अखबार के नाम पर पंजीकरण करा रखा है, वो जानबूझकर ऐसी खबरें चलाते हैं ताकि लोगों तक झूठी खबरें पहुंचाकर विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन तथा जनता को गुमराह किया जा सके। जब सच्चाई सामने आती है तो अधिकांश गोदी मीडिया उस सच्ची खबर को दरकिनार कर देती है तथा कुछ उसे किसी कोने में एक छोटी सी खबर के रूप में छाप देते हैं कि रिपोर्ट गलत थी। आपने देखा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है, इसे लेकर किस तरह से भ्रम फैलाया गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने दावा किया है कि फर्जी वीडियो बनाए गए। दवा की दुकान से मलहम पट्टी लाकर कलाकारों को जुटाया गया और जख्मी होने के लिए उन्हें तैयार कर दिया गया ताकि वे दिखें कि उनके साथ मार पिटाई हुई है। इस हद तक खेल चल रहा है ताकि आपके भीतर झूठ को भर दिया जाए और आप सच समझने, सुनने और देखने की क्षमता हमेशा के लिए खो दें। ये सब चल रहा है। तो इन संदर्भों में तेजस्वी यादव की ये सारे आरोप बहुत गलत नहीं लगते हैं। खासकर गुरुग्राम को लेकर जिस तरह के दावे किए गए थे, रिपोर्टिंग की गई थी, उस संदर्भ में हम और आप ये बात जायज़ तरीके से पूछ सकते हैं कि ईडी और सीबीआई को एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सभी तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए कि $1900 किसके हैं, 540 ग्राम का सिक्का किसका है, ये ज़्यादा होता है, कम होता है, कितना होता है, बताइए किस किस का है, किसके घर से क्या दस्तावेज मिला है, कितना कैश मिला है, ये भी बताइए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम मीडिया में ना फैले। ये इसलिए कीजिए कि गोदी मीडिया इसको कभी ऑस्कर नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये भी खुद किसी दूसरे के इशारे पर नाटू नाटू करता है। जब तक आप ओरिजिनल नाचो नाचो नहीं करेंगे, आपको कहीं भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। भले ही आप अपने ठेके से अपने लोगों को जुटाकर कोई सम्मान का लेन देन करते रहें, मगर उनकी क्या प्रतिष्ठा है ये आप दर्शक जानते हैं। अब आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आबकारी मामले में दिल्ली सरकार से जुड़े और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं से पूछताछ हो रही थी। अनाप शनाप दावे किए जाने लगे, लेकिन हुआ क्या? आबकारी मामले में गिरफ्तार विजय नायर ने अदालत से कहा कि जांच एजेंसियां संवेदनशील जानकारियां मीडिया को लीक कर रही हैं, इससे अभियुक्त के अधिकार का हनन हो रहा है। तब जाकर कोर्ट ने नवंबर 2022 में सीबीआई, ईडी से कहा कि सारी प्रेस रिलीज रिकॉर्ड पर लाइए। अदालत ने कहा कि जो आधिकारिक बयान है उसे देखेगी और फिर मिलाएगी कि टीवी चैनलों पर जो चला है वो किस हद तक सही है। अगर कल्पना के आधार पर रिपोर्टिंग हो रही है तो ये हमारे लिए भी चिंता की बात है। तब ईडी के वकील ने अदालत को बताया था कि एजेंसी ने मामले के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी प्रसारण ईडी द्वारा प्रसारकों को दी गई या प्रकट की गई किसी भी जानकारी पर आधारित नहीं था। ये सारी जानकारी हमने लाइव लॉ से ली है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित और किसी भी जांच एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं है। साथ ही रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, जी न्यूज और टाइम्स नाउ समेत अन्य चैनलों को नोटिस भी जारी किया गया। जस्टिस वर्मा ने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) को डांट लगाते हुए कहा कि यदि स्वनियमन केवल दिखावा है तो हमें आपको भंग क्यों नहीं करना चाहिए। NBDSA को यह जांच करने और रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया कि क्या चैनलों की रिपोर्टिंग प्रसारण के संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन में थी। तो इस आधार पर तेजस्वी का यह सवाल जायज बनता है कि इतने दावे किए जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि पंचनामे में जो भी दर्ज किया गया है उसे ही सार्वजनिक कर दिया जाए। सर, जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ। अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ, काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता अब हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले ले कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि 2019 से 2021 के बीच ट्रायल कोर्ट ने 11 बार सुनवाई टाली है लालू यादव के केस में। 11 बार
बेशक हर बार के अलग अलग कारण हो सकते हैं, किसी भी पक्ष की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन जब हमने इससे संबंधित छपी हुई खबरों को खंगालना शुरू किया तो कई चीज़ें मिली जो हम बताना चाहते हैं। अगस्त 2022 की एक खबर मिली, इकोनॉमिक टाइम्स के राघव ओहरी की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई चाहती है कि IRCTC होटल स्कैम मामले में तेजी से ट्रायल हो। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य 11 लोगों के नाम सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज हैं। जुलाई 2017 में केस दर्ज हुआ, अप्रैल 2018 में चार्जशीट दायर हुई। जुलाई 2018 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया। इसके 4 साल बाद अगस्त 2022 की रिपोर्ट में राघव ओहरी लिखते हैं कि 4 साल बीत गए मगर आरोप तय करने के लिए बहस नहीं हो सकी। आरोप तय करने के लिए बहस 4 साल तक शुरू नहीं होती, ये हालत है। अगस्त 2022 में सीबीआई ने हाई कोर्ट से अपील की कि ट्रायल कोर्ट में बहस शुरू करने की अनुमति दी जाए। तो देखिए कि लालू यादव पर सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्होंने चाणक्य और सुजाता होटल के मालिकों के साथ मिलकर अपनी एक फ्रंट कंपनी के माध्यम से डील की। राजद का एक और काम हो गया है इन दिनों, हर खबर का खंडन करना और सवाल करना, छापे भी झेलो और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश भी करो। बाकी जनता की आवाज़ कब उठानी है उसे भूल जाओ। न्यूज़ 24 ने ट्वीट कर दिया कि तेजस्वी ने 150 करोड़ का घर महज 4 लाख में खरीदा, छापेमारी के बाद ईडी का दावा। इस पर राजद ने ट्वीट कर दिया कि इसके सार्वजनिक दस्तावेज पेश किए जाएं जहां यह लिखा है कि किसी मकान की खरीद महज 4 लाख में हुई है। दूसरा, आज से 15-20 वर्ष पूर्व किसी मकान की कीमत और आज की कीमत एक जैसी ही रहती है क्या? तीसरा, मकान खरीदा जाता है, घर नहीं। ये अंतर जो बीवी छोड़ देते हैं उन्हें नहीं पता होता है। राष्ट्रीय जनता दल और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने छापे को लेकर छापी जा रही खबरों को चुनौती न दी होती तो आज ईडी की तरफ से सफाई नहीं आती। इस प्रेस रिलीज में ईडी ने पिछले केस का पूरा ब्यौरा लिखा है और 11 मार्च को जो ट्वीट किया था उसे थोड़ा और विस्तार से बताया है। यह बहुत जरूरी है कि ईडी के अधिकारी कम से कम छापों को लेकर जवाब दे रहें। 350 करोड़ की अचल संपत्ति खरीदे जाने की बात है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति बताई गई है। कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं जिनकी जांच हो रही है। आप विस्तार से ईडी की यह प्रतिक्रिया पढ़ सकते हैं। क्या यही जानकारी ईडी की तरफ से पहले नहीं दी जा सकती थी? सवाल है कि सूत्रों के हवाले से छप रही इन खबरों का क्या किया जाए। अगर ये सारी बातें गंभीर हैं, सही हैं, तो ये अधिकारी अपने चेहरे के साथ, अपने नाम के साथ मीडिया के सामने क्यों नहीं आते हैं और क्यों नहीं सारी बातें ऑन रिकॉर्ड रखते हैं? आज कांग्रेस ने कई राज्यों में राजभवन तक मार्च किया है। अदानी समूह पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की मांग को लेकर विपक्ष सड़क पर है मगर खबरों में विपक्ष नहीं है। कांग्रेस पूछ रही है कि मोदी सरकार क्यों चुप है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से 78 सवाल पूछे हैं। हर दिन कांग्रेस सवालों की कड़ी जारी करती है जिसके जवाब तक नहीं आते। जब सरकार से पूछा जाता है तब जवाब नहीं आता। जब विपक्ष से पूछना होता है तो उसके लिए झूठी खबरों का सहारा लिया जाता है। गोदी एंकर गला फाड़कर चिल्लाने लग जाते हैं। अब 12 मार्च की रात ट्विटर पर तेजस्वी यादव के लिए ट्रेंड होता है। दावा होता है कि 80,000 से ज़्यादा ट्वीट कराए गए हैं और हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है तेजस्वी झुकेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं की तर्ज पर तेजस्वी नहीं झुकेगा का हैशटैग चलता है। लेकिन इसके बाद भी एजेंसियों की तरफ से तेजस्वी के सवालों पर जवाब नहीं आते। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की गई बातों पर एजेंसियां अपना पक्ष नहीं रखती तो कुछ होता नहीं है, केवल ट्रेंड होता है और ट्रेंड गायब हो जाता है। भारत की जनता महंगाई दर से एडजस्ट हो चुकी है। उसे इस बोगी में जैसे तैसे बैठकर सफ़र करने से भी अब दिक्कत नहीं है। एक ही टारगेट है, बस पहुंच जाना। इस तरह की यात्राओं ने उसे उम्मीद की न्यूनतम दर के साथ जीने का आदी बना दिया है। हम नहीं जानते कि इनके जीवन में अखबार कितना है, समाचार कितना है। आबादी का यह हिस्सा खबरों से बाहर हो चुका है। रेल मंत्री आए दिन नए नए चमकदार स्टेशनों की तस्वीर ट्वीट करते रहते हैं। आम लोगों के लिए बरसों से इस हाल में यात्रा करने का अनुभव एक ऐसे बायोडेटा की तरह हो गया है जो कोरे कागज़ पर टाइप तो हो जाता है मगर उससे नौकरी नहीं मिलती। उसी तरह इन आम लोगों के बोलने से अब हालात नहीं बदलते। स्मार्टफोन के आने और नहीं आने का हल्ला यहाँ नहीं। जब मिडिल क्लास जानकर भी अनजान बना हुआ है तब आम आदमी क्लास से क्या शिकायत की जाए कि उसे पता ही नहीं कि अदानी का मामला क्या है, जांच एजेंसियों पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं,
अदालत में सरकार के पक्ष क्या है। तो सूत्रों को हाजिर करने का वक्त आ गया है। सीबीआई और ईडी ने जो भी पंचनामा तैयार किया है लालू यादव के केस में, उसे सार्वजनिक कर देने का वक्त आ गया है। ये सूत्र कहां छिपे हुए, किस मांद में हैं, इन्हें निकालकर एंकरों को हटाकर इन्हें ही बिठा देने का वक्त आ गया है, ताकि जांच एजेंसियां कुछ वक्त पाएं और मध्य प्रदेश चली जाएं, कर्नाटका चली जाएं, मेघालय भी चली जाएं और हिमंता बिस्वा शर्मा के यहां भी चले जाएं जो असम के मुख्यमंत्री हैं। जब वे कांग्रेस में थे तो अमित शाह आरोप लगाते थे कि इन पर लगे सारे भ्रष्टाचारों की जांच होगी। अब ये बीजेपी में हैं, तो जब कर्नाटका में 40% घूस लेने के लिखित आरोप लगाने के बाद भी ईडी और सीबीआई जांच नहीं कर रही है, तो यहां क्यों जांच करेगी? तो खाली वक्त में ईडी और सीबीआई क्या करेगी? ऐसे तो तनख्वाह नहीं लेगी। इसीलिए और इसलिए भी वो विपक्ष के नेताओं के यहां चक्कर लगा रही है और सूत्रों के हवाले से दावे करवा रही है। तो हम इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं। यहां से कहां जाएंगे ये आप बेहतर जानते हैं।